हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर से जो ये वीडियो लेक्चर है आज का, इसमें हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने जो पढ़ा था उसमें वेक्टर की कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे और उसके बाद हमने उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम ट्रायंगल लॉ पर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारा वेक्टर कोई रिजल्टेंट अगर जीरो आ रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे हम उसको जीरो कर सकते हैं वेक्टर को। तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर हो गया हमारा, उसका मैग्नीट्यूड है हमारा 5 और दूसरा वेक्टर है b, उसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 12। और इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया गया है वो हम मान लेते हैं कि वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ केवल बताने जा रहा हूँ मतलब किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब पूछा जाए कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर करना है आपको, 12 का स्क्वायर करना है, प्लस में 2 इंटू 5 इंटू 12 और उसके साथ हमें cos 60 की वैल्यू रख देनी है। जो ये वाली वैल्यू हमारे निकल के आएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट देख लेते हैं क्या मिलता है। अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 12 का अगर स्क्वायर हम ऐड करें तो आप लोगों को पता होगा कि शायद 13 का स्क्वायर आता है। नहीं पता है तो इसे सॉल्व करें और देखें आप लोगों को आंसर क्या मिलता है। और cos 60 की जो हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और जो हमारा ये 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 5 इंटू 12। तो इसका मतलब बचा क्या 60। और ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर करें तो 169 आता है, प्लस में 60 हो जाएगा तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 9 और 6 12 2 2 9, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। और इसका स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर आप यूज करें तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो tan अल्फा हमारा था b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे b sin थीटा की वैल्यू रखे हैं तो b का मतलब हो गया 12 और sin 60 का मतलब हो गया √3/2 और यहाँ पे a की वैल्यू तो हमारी 5 है और ये भी 12 cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 6√3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 5 11। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी और इसका हमें फिर tan इनवर्स निकालना है। तो tan इनवर्स निकालने के लिए आप जो tan की टेबल दी गई होगी बुक्स में मोस्टली दी जाती है उसे आप यूज कर सकते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं दे रखी है तो कैलकुलेटर का यूज करके आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर एक क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारा वेक्टर जीरो हो तो क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर के बारे में। तो जीरो वेक्टर अगर हमें मिल रहा है रिजल्टेंट कहीं से तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा वेक्टर है इन सबको अगर हम ऐड कर दें, सम करें हम सभी वेक्टर्स को, तो उस पर वही उन सबको ऐड करने पर हमें जीरो मिलेगा। मतलब कुछ वेक्टर का जो अगर किसी वेक्टर कोई एक वेक्टर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो अगर उसी के इक्वल अगर हमारा एक बैकवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर हो जाए तो उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा जीरो वेक्टर के बारे में। और जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो नॉट डिफाइन होती है, ये बात याद रखें कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी नॉट डिफाइन, क्योंकि जीरो वेक्टर की आप डायरेक्शन नहीं बता सकते हो क्योंकि एक पॉइंट होता है जस्ट लाइक दिस पॉइंट और पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी याद रखें। अब इसके बाद एक आती है इसी में हाँ, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मान लो भी हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया और फिर यहाँ से एक वेक्टर हमें इस तरीके से मिल गया कि वो हमारा बैकवर्ड जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे आ गया। तो जो मैंने आपको जब पहले बताया था वेक्टर रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो वहाँ पे मैंने बताया था जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ से और जो फाइनल पोजीशन है उसको हमें
एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो होता है उसका रिजल्टेंट। अब यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर पूरी ज्योमेट्री हमारी क्लोज हो रही है तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर्स का वो हमारा 0 हो जाएगा, और उन सभी की वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो मतलब एक रेगुलर मैनर में होनी चाहिए, या तो वो पूरे जो भी वेक्टर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। अब इसके बाद बात करते हैं हम, एक थ्योरम है सिंपल सी जो है हमारी लेमी थ्योरम। तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है, या फिर थ्योरम अगर इसको ना बोल करके अगर आप इसे साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल बोल दो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल हमारा कैपिटल सी है, ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी, ये हमारी साइड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। तो जो हमारी लेमी थ्योरम है वो एक तरीके से साइन लॉ ही है जो हमने ये यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री वो थोड़ी अलग से आ जाती है, लेकिन उसका जो मीन्स है वो सेम हमारा वही रहता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये हमारा सी वेक्टर हो गया, और ए के सामने हमारा एंगल मान लेते हैं ये अल्फा हो गया, बी के सामने वाला एंगल बीटा हो गया और सी के सामने वाला एंगल गामा हो गया। तो इसमें हमको लिखना है कि साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाई सी। ये होती है हमारी लेमी थ्योरम। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि अगर वही हमें अगर एक कंडीशन इक्विलिब्रियम में दे रखी है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इस तरीके से है कि इस पर टोटल फोर्स हमारा 0 एक्ट कर रहा है, तो उस केस में टोटल को जो हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं दे रखा तो उस केस में भी हम साइन लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 0 वेक्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन होना नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल दिया गया है इसमें जरूरी नहीं है कि जो हमारी सभी साइड्स हैं वो सभी इक्वल हों या फिर जो उनका रिजल्टेंट है वो हमें 0 मिले। लेकिन जो यहाँ पर हमारे जो लेमी थ्योरम है इसमें सिंपल हमें साइन लॉ यूज करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। और ये था हमारा लेमी थ्योरम। अब इसके बाद बात करते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन की। तो वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई वेक्टर है और उसे हम, जैसे कि मान लो कि हमारा एक वेक्टर है ए, इसे हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें। तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब है कि एक तो हम इस तरीके से ब्रेक कर दें, और ये जो हमारा जिस कंपोनेंट इसमें ब्रेक किया है ये हमारा इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस अल्फा। और जो ये ए कॉस अल्फा आया इसी के एक परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट, वो हो जाएगा हमारा ए वेक्टर साइन अल्फा। तो ये हमें दो वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। और जो हमारी कंपोनेंट ब्रेकिंग होती है ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमने रेक्टेंगल एक प्लेन में होता है तो इसमें हमने एक्स वाई के अलाउंग उसको, या फिर एक रेक्टेंगल के साइड्स के अलाउंग उसे हमने ब्रेक कर दिया। अब ये तो हमारे 2D में था, अगर मान के चलो कि 3D में हो तो 3D में हम कर सकते हैं, लेकिन 3D में मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ना पढ़ो तो सही है, क्योंकि 3D का इतना कोई यूज नहीं है उसमें 11th क्लास में फिजिक्स में। और बाकी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में मैं उसको जरूर आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पे हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन हो गया, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं उसमें सिर्फ केवल आपको ये बताऊंगा वेक्टर को किस तरीके से रिजोल्व करना है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको टोटली सॉल्व हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ केवल आपको यही बताने जाता हूँ कि अगर वेक्टर को हमें ब्रेक करना है तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो
मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास दो पोल हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमारे दो रस्सियां हैं इस तरीके से कि यहाँ पे तो एंगल हमारा थीटा बना हुआ है और यहाँ पे एंगल हमारा अल्फा बना हुआ है। यहाँ पे एक इस पॉइंट पर एक कोई ब्लॉक लगा लेते हैं, ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m होगा, ये यहाँ पे लटका हुआ है। इसमें टेंशन मान लेते हैं कि T1 है, उसकी टेंशन हमारी T2 है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ब्लॉक है या फिर मान लें कि जो पूरा सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल फोर्स है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल की। अगर ये हमारा अल्फा है, अगर मैं इसको लाइन को ऐसे बनाऊं तो ये एंगल भी मेरा अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा। अब बात करें तो जो ये वाली लाइन है जो आगे की तरफ इधर की तरफ जाएगी, इसके अलॉन्ग तो हो जाएगा T1 cos थीटा, और ये वाली जो लाइन है इसके अलॉन्ग हो जाएगा मेरा T2 cos अल्फा। तो जो हमारे T2 थी और यहाँ पर T1 टेंशन थी, टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है। अगर आपको नहीं पता है तो होल्ड ऑन, जो हम आगे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे जो भी फोर्स होंगे कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा मतलब फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो हमारी T1 थी इसको हमने cos थीटा में ब्रेक कर लिया, जो cos है इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये वाली लाइन होगी इसके अलोंग आ जाएगा, तो इसके अलोंग आ जाएगा हमारा T1 का sin थीटा, और ये वाली लाइन है ये cos अल्फा के परपेंडिकुलर भी होगी, जो हमारा ये T2 है, तो इसके अलोंग T2 sin अल्फा भी हो जाएगा। तो ये था हमारा कि जो टेंशन है, टेंशन को हमने दो भागों में ब्रेक कर लिया। उसके बाद हमें फिर जो भी ये सिस्टम दे रखा है इसकी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद हमने सॉल्व कर देंगे, और जो हमसे पूछा गया है जो भी वैल्यू, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो भी पैरामीटर्स हमें इसमें निकालना है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा वेक्टर रेजोल्यूशन का यूज। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है उसमें हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उससे हमें क्या मिलेगा, लेकिन अगर मान लो कि हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।